सुप्रभात बच्चों। अपने पिछले वीडियो में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध पढ़ा था और उन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करना आपने सीखा था। आशा करते हैं आप अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध पर आधारित प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेते होंगे। तो चलिए आज इसी क्रम में हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। तो चलिए आपने अपनी कॉपी निकालिए और आज की हेडिंग डालिए, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। तो इस तरह से हम पहले एक दो मीडियम बना लेंगे। एक मान लीजिए हमारा मीडियम हो गया ये mn मान लेते हैं, और एक यहाँ पे ये हमारा सघन माध्यम हो, एक हमारा हो गया सघन माध्यम, ये हमारा सघन माध्यम हो गया, और ऊपर हो गया हमारा वायु जो है विरल माध्यम। तो ये हमारा फर्स्ट माध्यम हो गया, ये हमारा सेकंड माध्यम हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आपको पता है कि अवलंब की ओर झुकती हैं या फिर तो और, लेकिन आपको अपवर्तन के दूसरे नियम में स्नेल के नियम के अनुसार जो बताया गया, तो आप पहले फिगर बना लेंगे, एक लाइन PQ खींच लेंगे और उस पर एक अभिलंब लाइन MN खींच लेंगे और पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हुई किरणें ऐसे दिखा देंगे। तो जब पहला केस फर्स्ट, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से अर्थात पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तब, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तब स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तनांक, तब स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तनांक 1 और 2, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तब स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तनांक 1 और 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इस स्नेल के नियम में आपको बताया गया था अपवर्तनांक 1 और 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब फिर जब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही हों, जब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही हों तब अपवर्तनांक 2n1 जो कि निरपेक्ष होगा आपका, जब ये सापेक्ष हो जाएगा ये निरपेक्ष हो जाएगा आपका, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। जब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती हैं तब अपवर्तनांक 2n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि अब यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे कोण आई बना है तो यहाँ साइन आई अपॉन साइन आर हुआ। अब जो है दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा है और ये कोण आर है आपका और ये कोण आई है। तो अपवर्तनांक 2n1 इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, ये समीकरण हो गया हमारा 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम साइड बाय साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में। तो समीकरण 1 और 2 से तो 1 और 2 इस साइड का इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 2 इंटू 2n1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। अब हमारा जो है ये साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा और साइन आर से साइन आर, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1, तो मिल जाएगा हमको 1 और 2 इंटू 2n1, 1 और 2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। हमें नेक्स्ट लाइन में क्या मिल गया, 1 और 2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम 1 और 2 की वैल्यू निकालें, किसकी, 1 और 2 की वैल्यू, 1 और 2 की वैल्यू निकालें तो हमारा यहाँ से 1 और 2 यहीं रहेगा, ये वहाँ पे हर में चला जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2n1। अगर हम यहाँ से 1 और 2 की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 और 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। और अगर हम यहीं से किसकी वैल्यू निकालें और करके 2n1 की, किसकी वैल्यू, 2n1 की, तो हमको 2n1 इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन 1 और 2। 2n1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 1 अपॉन 1 और 2। तो ये है हमारा सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। इसे आप केवल इसी तरह से याद रखेंगे कि 1 और 2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1, 1 और 2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। यहाँ से आप फार्मूला जनरेट कर लेंगे। यदि हमारा माध्यम 1 इक्वल टू क्या हो जाए, ए, तो और 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू ए मीन्स एयर वायु, और 2 इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वाटर। तो
हमारा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा फार्मूला ए एन डब्ल्यू इक्वल टू 1/WNA, 1/WNA और WNA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/ANW, 1/ANW। मतलब एक जो रहेगा उसका जस्ट अपोजिट दूसरा सापेक्ष का निरपेक्ष, सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक का रेसिप्रोकल होगा और निरपेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक का रेसिप्रोकल होगा। मीन्स रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम। तो ANW इक्वल टू 1/WNA और WNA इक्वल टू 1/ANW। वैसे अगर हमको ANG की वैल्यू दी गई है, ANG की वैल्यू दी गई है सपोज करिए 2, और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है GNA की, GN इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हम कर सकते हैं GNA इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा 1/ANG। तो ANG की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा GNA इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर माध्यम इस तरह हो गया आपका, वायु के सापेक्ष इसे क्या पढ़ेंगे ANW को क्या पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और WNA को क्या पढ़ेंगे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो यदि हमारा माध्यम 1 2 3 हो, यदि हमारा माध्यम क्या हो 1 2 3 हो, मतलब माध्यम 1 2 3 हो, मतलब A इक्वल टू वायु मान ले रहे हैं, 2 इक्वल टू W मान ले रहे हैं, 3 इक्वल टू G फॉर ग्लास मतलब कांच। तो हमारा संबंध हो जाएगा प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता में 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू 1। अगर आप सिम्बल्स को रख दें तो ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1। ये NW क्या है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इंटू WNG क्या है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इंटू GNA क्या है कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इक्वल टू 1। तो यह है हमारी प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो हमारा मुख्य बिंदु ये था, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में कोई संबंध पूछे तो आप बता देंगे 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1, या जब कोई पूछे एक का तो उसके दूसरे रेसिप्रोकल का फार्मूला आप उसे बता सकते हैं। तो और अगर माध्यम 3 हो तो आप उसे ये फार्मूला ये सूत्र यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 माध्यम में दिए गए हैं तो आप ये सूत्र यूज़ करके लगा सकते हैं। तो सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या संबंध है 1n2 इक्वल टू 1/2n1 और 2n1 इक्वल टू 1/1n2। आइए इसी पर आधारित हम एक आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है या 4/3 है। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का सिंबल क्या बनेगा वायु के सापेक्ष जल मतलब ANW। तो आइए सॉल्यूशंस बना लेते हैं, गिवन दैट बना लेते हैं और यहाँ टू फाइंड बना लेते हैं। फिर आप टू फाइंड लिख लीजिएगा इसमें, यहाँ पे सॉल्यूशंस बना लेंगे। गिवन दैट टू फाइंड के सामने आप जो निकालना होगा उसके सामने क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अर्थात ANW इक्वल टू कितना दिया गया है 4/3 इक्वल टू 4/3। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना हमको क्या हो जाएगा WNA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट ANW इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी नो दैट, अब यहाँ पे सिम्बल्स में देख लीजिए ANW इक्वल टू कितना है हमारा 4/3। तो WNA इक्वल टू क्या हो जाएगा WNA इक्वल टू 1/ANW, WNA इक्वल टू 1/ANW। अब ANW की वैल्यू रख देते हैं तो WNA इक्वल टू मिल गया हमको 1 और ANW की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4/3 लिख देंगे। अब इक्वल करके हम 1 को 1 के नीचे हर मान सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/1 और नीचे हमारा अंश हर दोनों दिया गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/3, 4/3। इक्वल करके इसको हम
ऐसे केस में, डिवीजन के केस में आप पहले फ्रैक्शंस को ऐसे ही नोट कर लेते हैं और जिससे डिवाइड हुआ रहता है उसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, उसे मल्टीपल में चेंज करके गुणे में बदलते हैं। तो पहले भिन्न को वैसे ही उतार लेंगे और फिर जो भाग की प्रक्रिया है, बटे की प्रक्रिया है, उसको हम गुणे में बदलेंगे। तो गुणे में बदलेंगे तो जो भिन्न रहेगा उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/1 लिख दिए और इसको इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। अब अंश का गुणा अंश में कर लेंगे और हर का गुणा हर में, तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4 मिल गया हमको 3/4। तो WNA इक्वल टू क्या मिल गया 3/4। और वैसे भी आपको पता था कि उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल, जस्ट अपोजिट, उल्टा, व्युत्क्रम। तो हमको WNA इक्वल टू क्या मिल गया 3/4। अर्थात ये WNA क्या है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो हमें जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या मिल गया, अर्थात जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 3/4 होगा। धन्यवाद।